आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। इससे पहले कि आज की बड़ी खबरें आपके सामने प्रस्तुत करें, आइए आपको डिजिटल इंडिया की ये तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार हमसे कहते हैं कि आज हमारे हाथ में हमारा मोबाइल फोन है और वो हमारा बैंक भी है। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं राजस्थान के जोधपुर की, बालेसर की, जहां पर पीएसओ मशीन में अगर अंगूठा लगाना है आपको, तब आपको मिलेगा आपका राशन। लेकिन इसके लिए आप घर के अंदर या दुकान के भीतर नहीं कर सकती ये काम। आपको जाना पड़ता है छत पर, क्योंकि नीचे सिग्नल नहीं आता साहब। जी हाँ, यह स्थिति है हमारे आधुनिक भारत के डिजिटल स्कीम की, जिसके तहत जीपीएस सिस्टम्स किसी भी घर में काम ही नहीं करते। और ये जोधपुर की स्थिति है, जोधपुर के किसी बहुत दूर दराज के गांव की स्थिति नहीं है। ऐसे में डिजिटल इंडिया की परिकल्पना करना बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज हम अगर आंकड़े की बात करें तो हमारे देश के 77% गांव और 77% भारत डिजिटल नेटवर्क से बाहर है। करने के बाद 2 घंटे बाद नेटवर्क आता है, वो भी नेट प्रॉब्लम है ज़्यादातर। यहाँ ऊपर आके बांटना पड़ता है राशन। तो आदमी पर कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ करीब 250-300 घर हैं इस एरिया में। यहाँ टेलीफोन की बहुत असुविधा है। इसके लिए हमने बहुत प्रयास कर दिए, एमपी साहब को बताया, एमएलए साहब को बताया। चलो, तो आपने देखा किस तरह से आम आदमी परेशान है। लोग सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों का स्वागत जरूर कर रहे हैं, लेकिन भाई उन्हें सुविधाएं मुहैया तो कराइए। मोबाइल फोन है, उसमें बैंक है, मोबाइल फोन चलेगा तभी तो बैंक भी चलेगा। आइए जरा पुराने नोटों की भी बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को जब राष्ट्र को संबोधित किया था, उस वक्त स्पष्ट तौर पर यह कहा गया था कि 30 दिसंबर तक आप बैंकों में पैसे जमा कर सकते हैं, यानी कि 500 और 1000 रुपए के नोट। और 31 मार्च 2017 तक आरबीआई के ब्रांच में अगर आपके पास पैसे बच जाते हैं 1000 और 500 के पुराने नोट, तो उन्हें जमा करा सकते हैं। बस आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। लेकिन अब सरकार ने एक नया अध्यादेश तैयार किया और उस पर मोहर भी लगा दी है। कहा जा रहा है कि अगर 31 मार्च 2017 के बाद आपके पास 10,000 की रकम से ज्यादा के पुराने नोट पाए गए, यानी कि 10,000 के नोट या 20-500 रुपए के नोट पाए गए, तो आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है, यहां तक कि जेल भी हो सकती है। भाई ये कौन सा अपराध है पैसे रखना? मान लीजिए मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जमा करूंगा, तो क्या जबरन सरकार उसे जमा कर देगी? सरकार ने तो उससे पहले ही अवैध करेंसी जारी कर दिया है, यानी कि वो करेंसी अब सिर्फ कागज का एक पुर्जा है। उससे रखने के लिए किसी को जेल में भेजने की आवश्यकता है क्या? दस 10,000 से ज्यादा के पुराने नोट रखने पर पाबंदी की तैयारी में है सरकार। इन हरे लाल नोटों से मोहब्बत अब भारी पड़ सकती है। सरकार पुराने नोटों की सीमा तय कर सकती है और इसके लिए कैबिनेट ने अध्यादेश पर मुहर लगा दी है। हालांकि अध्यादेश को अभी राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है। बताया जा रहा है कि अध्यादेश में 500 या 1000 के सिर्फ 10 नोट रखने की छूट होगी। 10 नोट से ज्यादा रखने पर जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। जुर्माना कितना होगा फिलहाल तय नहीं। कल तक ये भी चर्चा थी कि सरकार इसके लिए 4 साल जेल का प्रावधान रख सकती है। हालांकि अध्यादेश में यह प्रावधान शामिल है या नहीं, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। पहले सरकार ने 31 मार्च तक पुराने नोट बदलने की छूट दी थी। कहा जा रहा है कि अध्यादेश 31 मार्च के बाद ही लागू होगा। सरकार ने लोगों को एक समय दिया, उस समय के अंदर अंदर जो है लोगों को अपना पैसा जमा करके, और उसमें जो है वो निश्चित तौर से उन्होंने कह दिया कि भाई आपको ये पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी दे देनी चाहिए। सूत्रों की माने तो सरकार को लगता है कि इससे काली कमाई के कुबेरों की दिक्कत बढ़ जाएगी और जिनके पास बड़ी तादाद में पुराने नोट हैं वो इसे जाहिर कर देंगे। लेकिन विपक्ष को लगता है कि सरकार जिस तरह से बार बार नियम बदल रही है वो उसकी साख पर सवाल खड़े करेगा। कि लोगों को अपनी कमाई का पैसा अपने खाते में जमा करवाने का संपूर्ण अधिकार मिले। क्या मोदी जी की जबान की अब कोई कीमत नहीं रही? क्या हर रोज जबान बदलना कपड़े बदलनों की तरह मोदी जी के चरित्र का हिस्सा बन गई है? देश ये जानना चाहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता अगर उठ जाएगी तो देश विश्वास किस पर करेगा? ऐसे में कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जो नोट 31 मार्च के बाद खुद ब खुद रद्दी हो जाने थे, उन पर नए नियम की क्या जरूरत थी?
जानकारों के मुताबिक 500 और 1000 के पुराने नोटों की वैधता को पूरी तरह खत्म करने के लिए सरकार के लिए आरबीआई एक्ट में बदलाव करना जरूरी था और इसीलिए सरकार अध्यादेश का सहारा ले रही है। 31 मार्च 2017 ये वो आखिरी तारीख है जब आरबीआई में भी कोई भी नोट एक्सचेंज नहीं किया जा सकेगा। लेकिन सरकार की तरफ से लाया गया ऑर्डिनेंस ये साफ जाहिर करता है कि सरकार काले धन को किसी भी तरीके से बाहर लाना चाहती है, इसलिए पेनल्टी का क्लॉज लगाया गया है। देखना यह है कि आने वाले समय में इससे सरकार को कितना फायदा पहुंचता है। वीडियो जर्नलिस्ट अली शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। इस अध्यादेश और अध्यादेश में जो जुर्माने की बात कही गई है उसे लेकर सवाल ये उठने लगा है कि भाई जो पैसा पहले ही कागज बन चुका है उसके लिए आप जुर्माना या जेल जाने की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आप लोगों को डराना चाहते हैं? क्या सरकार अब अपनी ही जनता को डरा कर रखना चाहती है? ये बात अब सामने उठने लगी है। आइए आपको दिखाते हैं कि दरअसल इस अध्यादेश के पीछे सरकार का मकसद क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक स्पष्टता नहीं है। आपकी धनराशि आप ही की रहेगी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 8 नवंबर को पीएम मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था और साफ कहा था कि पुराने नोट लोग 31 मार्च तक जमा करा सकते हैं। लेकिन 31 मार्च के बाद पुराने नोट जो खुद ब खुद कागज हो जाने थे, उसको लेकर सरकार को ऑर्डिनेंस लाने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? सवाल उठता है कि क्या सरकार काले धन वालों को डराना चाहती है? क्या सरकार को लगता है कि अब भी काला धन बाहर नहीं आया है? जानकारों की माने तो इस फैसले के पीछे सरकार की सबसे बड़ी मंशा ये है, इनकम टैक्स विभाग कहीं भी छापा मार सकता है और काली कमाई करने वालों पर शिकंजा कस सकता है। जो आयकर विभाग है वो कहीं भी कभी भी कहीं भी छापा मार सकती है, चाहे उसको मिले या न मिले। तो इससे जो है एक भय का वातावरण पैदा हो सकता है। मैं समझता हूँ कि सरकार ने लोगों को एक समय दिया, उस समय के अंदर अंदर जो है लोगों को अपना पैसा जमा करके और उसमें जो है वो निश्चित तौर से उन्होंने कह दिया कि भाई आपको ये पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी दे देनी चाहिए। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों के पास थोड़े बहुत नोट हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही इस ऑर्डिनेंस का एक मकसद ये भी बताया जा रहा है कि जिनके पास बड़ी तादाद में पुराने नोट हैं वो इसे जाहिर करेंगे और आरबीआई में जमा करेंगे। इससे सरकार को काली कमाई का पता चल सकेगा। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 नवंबर के भाषण को अगर आप सुने गौर से तो उसमें बार बार यह कहा गया कि काले धन को बाहर निकालना, और सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे हम आतंकवाद के फंडिंग को रोक सकें, इस पर जोर देने के लिए इस बड़े कदम को उठाया जा रहा है जिसमें पूरे देश को एकजुट मिलकर इस राष्ट्र कार्य में भागीदारी होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि काले धन की लड़ाई में पूरा देश सरकार के साथ है। अब कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं। 3 दिन पहले तक यानी कि 24 दिसंबर 2016 तक 14.23 लाख करोड़ रुपए बैंक में जमा हो चुके थे, जो कि पुराने नोट हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक पूरे देश में 8 नवंबर 2016 को 15.44 लाख करोड़ रुपए के 500 और 1000 के नोट थे। यानी कि 24 दिसंबर तक तकरीबन 93% पुराने नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं। ऐसे में सवाल अब यह उठने लगा है कि भाई जिस काले धन की आशंका सरकार को थी वो काला धन कहां है? इसमें कोई शक नहीं कि जो धन बैंकों में जमा किया गया वो काला हो सकता है, लेकिन उसकी तो जांच हो सकती है। काला धन धारक क्या वाकई में अपना काला धन बैंक अकाउंट में जमा करेगा ताकि इनकम टैक्स के अधिकारी उसे पकड़कर उससे जेल में भेज दे? कुछ न कुछ लोचा तो है, लेकिन सरकार चुप है। नोटबंदी के 50 दिन बीत चुके हैं, कैश की किल्लत बरकरार है, लेकिन दूसरी ओर इनकम टैक्स देश भर में लगातार छापे भी मार रहा है। देश में छिपी अकूत दौलत का खुलासा भी हो रहा है। आयकर सूत्रों की माने तो देश भर में रेड करने के बाद 711 करोड़ का काला धन हाथ लगा है, जिसमें से 93 करोड़ नई करेंसी यानी कि नए 2000 और 500 के नोट में है। 3185 करोड़ अघोषित आय उजागर हुई है, जिसमें करीब 677 सर्च ऑपरेशन और रेड डाली गयी। यही नहीं, आयकर विभाग ने 8 नवंबर से अब तक करीब 3589 नोटिस जारी किए हैं। जानकारों की माने तो ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ने की उम्मीद है।
जब डिमोनेटाइजेशन होने के बाद ये स्वाभाविक था कि जिन लोगों के पास ये 500,000 के नोट थे तो वो कोशिश कर रहे थे कि इसको किसी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। उस कोशिश में कुछ लोग पकड़े गए हैं और उसमें से सरकार ने काफी प्रोएक्टिव मेजर लिए। तो सवाल उठता है कि छापेमारी में जो 711 करोड़ रुपए मिले हैं, क्या वही काला धन है? सरकार ने लगभग 15.5 लाख करोड़ की करेंसी को बंद किया था, लेकिन सूत्रों की माने तो करीब 14 लाख करोड़ बैंकों में जमा किए जा चुके हैं। हालांकि सरकार को तो उम्मीद थी कि नोटबंदी से करीब 3 लाख करोड़ की काली कमाई का उजागर होगा, लेकिन बैंकों में जमा पैसों से साफ है कि सरकार की उम्मीदों में पलीता लग चुका है। नोटबंदी के प्रभाव से जूझ रहा आम आदमी एक तरफ लाइन में लगने को मजबूर है, तो दूसरी तरफ करोड़ों का खेल बैंकों के जरिए भी हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि सरकार 30 दिसंबर को फाइनल आंकड़े जारी करेगी, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि नोटबंदी की मुहिम कितनी कामयाब हो पाई है। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। एक और महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब न तो सरकार और न ही वित्त मंत्रालय किसी भी तरीके से दे पा रहे हैं, और ये बात हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जरा गौर कीजिए इस पर। 700 करोड़ के आसपास रकम पकड़ी गई है तमाम इनकम टैक्स रेड में, जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा की राशि नए नोट की है। अब जरा सोचिए, बैंक के किसी ब्रांच में 5 या 7 लाख रुपए ही प्रतिदिन भेजे जाते हैं। ऐसे में 100 करोड़ से ज्यादा के नए नोट किसी बैंक ब्रांच से तो नहीं निकाले जा सकते। जाहिर सी बात है ये वहां से निकल रहे हैं जिसके बारे में हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। सरकार इसके बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं करती? आइए आपको यह भी बताएं कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर आशीष को आखिरकार ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर लोढ़ा के और रोहित टंडन के साथ होने की बात कही जा रही है, जिसमें नोट की अदला बदली में उनकी सक्रिय भूमिका बताई जा रही है। हालांकि अभी ये सब शिकायतों की बात है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अलीपुर में भी लोढ़ा के लॉकर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापे मारे हैं और कोटक महिंद्रा के मैनेजर ने 38 करोड़ के ड्राफ्ट बनाए थे, जो कि उसके बारे में भी अब चीजें स्पष्ट हो रही हैं। लेकिन ये तमाम बातें, इसके लिए नोटबंदी की आवश्यकता नहीं थी। अगर इनकम टैक्स विभाग ने जरा ध्यान दिया होता तो शायद बहुत सारी चीजें सामने आ सकती थी। सवाल ये उठने लगा है कि आखिरकार नोटबंदी के आड़ में क्या वाकई में बहुत सारे लोग अपना काला धन सफेद कर गए और हम सबों को कानो कान खबर तक ना हुई? नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने को है और देश भर में लोग नोटबंदी के इस तमाम मुश्किलों के दौर से गुजरते गुजरते अब धीरे धीरे आदी हो रहे हैं। 50 दिन पूरे होने पर क्या रहेंगे हालात? जनता की राय क्या है? क्या जनता वाकई में खुश है? इसमें कोई शक नहीं है कि हर कोई चाहता है कि काले धन पर नकेल कसी जाए, भ्रष्टाचार पर नकेल कसा जाए। लेकिन भाई, हर आदमी के पास काला धन नहीं है। देखिए रिपोर्ट। नोटबंदी के लागू हुए 50 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कैश की किल्लत अब भी बरकरार है। 50 दिन बाद हालात कैसे हैं, आपको दिखाते हैं सबसे पहले दिल्ली की तस्वीर। दिल्ली के सबसे बिजी इलाकों में शुमार कनॉट प्लेस में पैसे की लाइन में खड़े लोग अब थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। दिक्कतें क्या क्या आ रही है? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है इसमें। दिक्कत कुछ नहीं है, 15 मिनट हुए हैं, ज़्यादा देर नहीं लगी निकलने में। छोटी लाइन है, अब काफ़ी छोटी हो गई लाइन पहले से। जितनी लाइन पहले थी अब उतनी लाइन रह रही। कुछ तो लिमिट बढ़ा दें जिससे बार बार आना ना पड़े रोज रोज। कुछ लिमिट बढ़ जाएगी तो आराम रहेगा। मायानगरी मुंबई में लोगों का मानना है कि 8 नवंबर को शुरू हुई दिक्कत 90% तक खत्म हो चुकी है और जल्द ही पूरी तरह लोगों को राहत मिल जाएगी। इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम थी, पर पिछले 15-20 दिन से मैं नोट कर रहा हूँ कि बहुत रिलीफ हो रहा है। और आज तो कंडीशन ऐसी है कि आई थिंक इट इज़ मोर देन 90% रिलीफ हो गया है। अराउंड 95% तक रिलीफ हुआ है। अराउंड कैश विड्रॉल में ज़रा सा प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है। पहले 2000 के नोट्स मिल रहे थे, पर अभी 500 के नोट्स भी मिल रहे हैं। कोलकाता, चंडीगढ़ और देश के बाकी शहरों में नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने पर लोगों की मिली जुली राय। अब किस तरह का अभी माहौल देख रहे हैं आप कोलकाता में? नॉर्मल है, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसे मिल रहे हैं आसानी से? हाँ, मिल रहे हैं। नॉर्मली है, कंपेयर टू जो पहला में था वो उससे अभी काफ़ी बेटर है। वैसे भी लाइन छोटी थी, लाइन छोटी देखकर ही हम लाइन में लगे। 10-15 मिनट हुए और अब नंबर आने वाला है। आपको क्या लग रहा है कि पहले के मुताबिक आपने पहले भी पैसा निकलवाया होगा नोटबंदी के बाद, कुछ दिक्कतें कुछ कम हुई? इस हिसाब से तो बहुत दिक्कतें कम हुई हैं। बहुत दिक्कतें कम हो गई हैं।
जो लाइन में पहले बहुत ज्यादा लगना, बहुत कम लाइन है अब, 4-5 आदमी ज्यादा तो नहीं है, इतने तो पहले यहाँ होती थी। देश के महानगरों जैसे ही हालात जिला मुख्यालयों और कस्बों के हैं। ऐसे में नोटबंदी के 50 दिन बीत जाने के बाद हालात काफी बदले हैं और लोगों की माने तो ये जल्द ही सामान्य स्थिति में पहुंच जाएंगी। टीम न्यूज़ नेशन। अलग अलग राय है लोगों की। कुछ कहते हैं हालात बदले हैं, कुछ मान रहे हैं कि नहीं, हालात अभी भी मुश्किल ही हैं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद पर ही राजनीति भी कायम है। यही वजह है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार करने का कोई भी मौका चूकते ही नहीं है। आज एक बार फिर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की और बीजेपी का पलटवार है। आइए जरा देखते हैं ये ज़बानी जंग कहां तक पहुंच रही है। पैसा नरेंद्र मोदी जी ने बैंक्स में डलवाया है, वो हिंदुस्तान के लोगों का पैसा है, वो हिंदुस्तान की सरकार का पैसा नहीं है, बैंक्स का पैसा नहीं है। तो जो लिमिट लगाई गई है 24,000 रुपए की, उस लिमिट को अब आप हटाइए, क्योंकि इस लिमिट से आप हिंदुस्तान की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस छीन रहे हैं। हमारे लोगों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप छीन रहे हैं। उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनको आप वापस दीजिए। दूसरी बात, किसान को जबरदस्त चोट लगी है। किसान का आप कर्जा माफ कीजिए और 20% एमएसपी पे आप बोनस दीजिए, जो उनका अभी पिछले 2 महीने में नुकसान हुआ है। बीपीएल परिवार की हर महिला को आप 25,000 रुपए दीजिए, उनके बैंक में, उनके अकाउंट में आप डालिए। मनरेगा के दिन और दिहाड़ी को आप दुगना कीजिए। और आखिरी बात, जो हमारे छोटे दुकानदार हैं जिनको जबरदस्त चोट लगी है, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में उनको 50% छूट दीजिए। कि नोटबंदी के बाद जो हत्याएं हुई, जो आप कह रहे हैं मौतें हुई, मौतें राहुल गांधी जी कहीं पर भी किसी भी कारण से किसी की भी होती है, बहुत दुखद होती है, बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है, संवेदना होती है। हमें भी बहुत संवेदना है, लेकिन आपके चेहरे पर, आपके माथे पर तो लगभग 695 किसान प्रतिदिन आत्महत्या करते थे। ये तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है श्रीमान राहुल गांधी। आपकी नाक के नीचे 10 साल के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। हम मौतों पर राजनीति नहीं करते, क्योंकि मौतों पर राजनीति करने का कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। सत्ता की हवस के लिए जलती चिताओं पर भी कांग्रेस रोटी सेकती है। 8 नवंबर के बाद कितना कालाधन निकला है, कितना कालाधन मिला है। दूसरी बात, देश को कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ है, कितने लोगों के रोजगार गए, वो देश को बताएं। तीसरी बात, कितने लोगों ने डिमोनेटाइजेशन के कारण अपनी जान खोई, कितने लोगों की मृत्यु हुई और सरकार ने उन लोगों को कॉम्पेंसेशन दिया है या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। 72,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ का घोटाला था, उसमें मोटा माल किसने खाया? वीआईपी चौपर घोटाला, आपकी ननिहाल इटली में जो घोटाला किया, और जो घोटाले में जिन लोगों ने रिश्वत दी इटली में, उनको सजा हो गई। और आपकी सरकार थी, आपके नाक के नीचे कौन लोग थे जो घोटाला कर रहे थे, और उसमें जो मोटा माल आया वो किसने खाया? ये जनता पूछना चाहती है। और आइए अब जरा राजनीति से इतर जरा हम आम आदमी की बात कर लें। भारतीय रेल आम हिंदुस्तानी की सवारी, लेकिन इस रेल के सफर में अगर आप जाएं तो बस भगवान, अल्लाह, क्रिसाई, मैंने आप किसी भी ऊपरी ताकत को याद कर लीजिए। पता नहीं कब क्या हादसा हो जाए, क्योंकि हमारे देश में ट्रेन पर सियासत ज़बरदस्त होती है, लेकिन ट्रेन की सुरक्षा पर कोई चर्चा नहीं करता। मौजूदा सरकार ने भी रेलवे सुरक्षा को एक मुहिम बनाने की बात कही थी, लेकिन अगर हादसों की फहरिस्त देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि मौजूदा सरकार में और पहले की सरकारों में कोई फर्क नहीं था।
लोग पहले भी मरते थे, लोग आज भी मर रहे हैं। हादसे पहले भी होते थे, हादसे आज भी हो रहे हैं। कार्रवाई न के बराबर पहले भी होती थी, कार्रवाई न के बराबर आज भी हो रही है। तकरीबन 1.5 महीने पहले कानपुर के पास पुखराया में बड़ा रेल हादसा हुआ था, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अभी उस हादसे के जख्म भरे भी नहीं थे कि कानपुर में दूसरा दर्दनाक हादसा हो गया। कानपुर के पास रूरा में अजमेर सियालदा एक्सप्रेस डिरेल हो गई। बुधवार सुबह तकरीबन 5:30 बजे इस ट्रेन की 15 बोगियां पटरी से उतर गईं। मुसाफिरों में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन के 2 डिब्बे नहर में गिर गए और कई डिब्बों के पहिए टूटकर अलग हो गए। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अजमेर सियालदा एक्सप्रेस जो अजमेर की तरफ जा रही थी 2987 गाड़ी पटरी से उतर गई है। इसको दिखाना चाहेंगे। रूरा स्टेशन से जैसे ही ये गाड़ी आगे बढ़ी है, डिरेलमेंट हुआ है। हादसे की जानकारी मिलने पर रेलवे पुलिस और जिला प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। घायलों को डिब्बों से बाहर निकालने में स्थानीय लोगों ने भी मदद की। स्पीड थोड़ी पकड़ी ही थी कि थोड़ी देर बाद बहुत जोर से आवाज आई और बहुत जोर से लोग गिरने लगे, चीख पुकार की आवाज आने लगी बहुत जोर से। हादसे के बाद कानपुर और टुंडला से मेडिकल टीमें भेजी गईं। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए कानपुर भेजने का इंतजाम किया गया। वहीं रेल मंत्रालय ने हादसे की जांच की बात कही है। अगर रेलमेंट किसी भी कारण से हो सकता है, उसमें ट्रैक का कोई प्रॉब्लम हो, रोलिंग स्टॉक का कोई प्रॉब्लम हो, सिग्नल का कोई प्रॉब्लम हो, पॉइंट्स का कोई प्रॉब्लम हो, ह्यूमन एरर कोई हो, कोई भी कट संभावना हो सकती है, तो जांच के बाद ही पता लगेगी। हादसे की वजह से दिल्ली हावड़ा रूट पर ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है और कई ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा। यह हादसा किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, अभी पता नहीं चल पाया है। रेल प्रशासन हर बार ऐसे हादसों के बाद जांच की बात कहता है और जिम्मेदारी तय करने का सवाल भी उठाता है। इसके बावजूद रेल हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली से मधुरंत कुमार के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज नेशन, कानपुर। और आइए जरा आपको प्रभु जी के कार्यकाल की माया दिखा दें आपके सामने। प्रभु जी यानी कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु के कार्यकाल में अब तक जो मौतें और दुर्घटनाएं हो चुकी हैं वो आपके सामने हैं। 300 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और तकरीबन 400 से ज्यादा हादसे। ये अपने आप में प्रदर्शित करते हैं कि रेलवे आज कितना सुरक्षित है हम सबों के लिए। प्रभु जी, आप ट्विटर पर कोई अगर आपसे कहता है कि हमारे बच्चे के लिए दूध नहीं है तो दूध भिजवा देते हैं। इतना ही कर दीजिए कि रेलवे की यात्रा करते समय पहले आदमी ये ना कहे हे भगवान घर पहुंच जाए प्लीज, कम से कम सुरक्षा तो दे दीजिए।